ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं शुरुआत करूंगा। कुछ मुद्दे होते हैं वो फील गुड फैक्टर उनसे जुड़ा होता है, उनकी बात हो तो उनमें एक रोमांच होता है, एक रोमांस होता है, अच्छा लगता है उनके बारे में बात करते हुए। वो जमीन पर उतर पाए या ना उतर पाए, वो हकीकत के बजाय फसाना ही बना रहे, ये अलग बात है, पर बोलने में सुनने में अच्छा लगता है। जैसे स्वदेशी, भाई भारतीय होने का आपको, मुझको, हम सबको गर्व है और हम विश्व गुरु बनने चले हैं। और अगर हम वही खाएं, वही पिए, वही पहने, वही चीजें इस्तेमाल करें जो भारत में बनी हो या भारतीयों ने बनाई हो, तो इससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो राम राज्य आ जाएगा ना। पर जिस युग में, जिस विश्व में, जिस दुनिया में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, क्या यह संभव है? वो इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में पढ़ाया जाता है। मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हूं। और टर्की की सारी दुनिया से आप कट गए, आप अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। हो सकता है क्या? या वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया अब सबका घर हो गई है। बैकवर्ड फॉरवर्ड सिनर्जीज हैं, जुड़े हुए हैं सब देश आपस में। हम विश्व गुरु क्या तभी बनेंगे या तभी बन सकते हैं जब हम जो बना रहे हो तो बाकी दुनिया भी इस्तेमाल करे, उन्हें बेच पाए ना। तो बाकियों का भी इस्तेमाल करना होगा। तो ये आज बात क्यों स्वदेशी की? सुनने में अच्छा लगता है। आई एम ऑल फॉर इट। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में थे और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया स्वदेशी का, कि स्वदेशी ही विकल्प होना चाहिए, हमें उस राह पर चलना चाहिए। यह अचानक स्वदेशी क्यों याद आया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तेवर दिखाया तो स्वदेशी याद आया? कहानी कुछ यहां भी अटकती है या भटकती है। और स्वदेशी अगर हम कर सकें तो इससे बेहतर क्या होगा? तो मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, कौशल विकास करना होगा। पर ये बातें तो 10 साल पहले भी कही गई थी, 2015 में, कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 25% योगदान दे। संकल्प लिया था हमने 10 साल पहले। तो आज कहां पहुंचे हैं? अब जब भी हम अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और राजनीतिक बात तो है ही ये, तो गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, ये कहा जाता है। अब राजनीतिक तौर पर ताल ठोकी जाए, स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करेंगे। ये 120 साल पहले हमने किया था, जब बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला था। ये आंदोलन आज जरूरी है या मजबूरी है? ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे या संकेत नहीं है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आपके सवालों का, आपकी राय और आपके सुझावों का इंतजार करें। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं स्वदेशी की। और स्वदेशी की बात क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में थे। कई परियोजनाओं का उन्होंने वहां पर उद्घाटन भी किया, ऐलान भी किया। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अहम बातें कही। उन्होंने ताल ठोकी कि देशवासियों को, आपको, मुझको, हम सबको स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। हम वही चीजें खरीदेंगे जो भारत में बनी हो, भारतीय कौशल और भारतीय हाथों से बनी हो, जिन्हें बनाने में भारतीय का, किसी भी भारतीय का पसीना बहा हो। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा। संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे ये लेनी चाहिए, और हर नागरिक स्वदेशी का प्रचारक बने। सुनिए खुद प्रधानमंत्री की जुबानी।
हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। कोई भी बयान दिया जाता है और इतना अहम बयान, उसकी टाइमिंग पर गौर करना जरूरी हो जाता है। इस वक्त प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कई आशंकाओं से गुजर रही हैं। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा। हमें अपने हित साधने होंगे। अब यह नौबत क्यों आई? तार क्या सीधे पुराने दोस्त, अब वो दोस्त तो दिख नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से जुड़ा हुआ है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ और ऊपर से जुर्माना लगाने की जो बात कह दी है, 7 अगस्त से ये लागू हो जाएंगे। भारत सोच रहा था कि दोस्ताना निभाएगा अमेरिका, पर वो हकीकत कम फसाना ज्यादा निकला। वो अपने हित साध रहा है, तो अब हमें अपने हित साधने याद आ गए क्या? और इसीलिए स्वदेशी की बात की जा रही है क्या? अब स्वदेशी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यह 10 साल पहले भी बहुत अच्छा लगा था। तारीखें बता देता हूं। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2014, और दिसंबर 14 में एक संकल्प लिया गया था, जैसा आज लिया जा रहा है, कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें हम मेक इन इंडिया करेंगे और इसका जो योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में, इसे 25% कर देंगे। और इसके लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया, ये समानांतर धाराएं भी चलाने का फैसला किया गया। एक नया मंत्रालय बनाया गया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। राजीव प्रताप रूडी उसके मंत्री भी बने। अब कौन मंत्री है यह भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अब सितंबर 2023, 8 साल बाद, और ओरिजिनल घोषणा के 9 साल बाद, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मेक इन इंडिया को लेकर बयान दिया कि हम 2025 तक विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अपनी हिस्सेदारी 25% बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। बड़ी कितनी है? 2022-23 में तो 16.9% और 2023-24 में 17.3%। ये प्रोविजनल फिगर्स हैं, ये दरअसल 16 से भी नीचे आ सकते हैं। तो कुछ नहीं बदला है पिछले 10 साल में। वो 25% जाना था। हम 2014 में भी इसी आंकड़े पर थे, 18% थे, बल्कि 16% पर आ गए। तो स्वदेशी का नारा सुनने में जो अच्छा लगता है, हकीकत में क्या है उसकी एक तस्वीर और आपको देता हूं। स्वदेशी के लिए कौशल विकास की तो जरूरत है ना। ट्रेन्ड लेबर तो होगी ना, तभी तो काम चलेगा ना। तो कौशल विकास के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,76,08,052 लोग वो एनरोल हुए कि भाई हाँ हम अपना कौशल विकास करवाना चाहते हैं। 1,76,00,000। उनमें से आखिरकार प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट किसे मिला? सरकार ने कहा हाँ इनकी स्किल डेवलपमेंट हो गई है। 1,25,80,634। और नौकरी कितनों को मिली? सवाल यहां है ना असली। 21,84,565। 18% लोग भी नहीं। यह पिछले 10 साल का लेखा जोखा है दर्शकों। तो स्वदेशी क्यों ना करें, पर जब करें तो ढंग से क्यों नहीं कर रहे? और यह मेक इन इंडिया के नाम पर क्या दरअसल असेंबल इन इंडिया हो रहा है?
इसमें एक दिलचस्प वाकया मैं आपको बता देता हूं। एक बड़े योग गुरु हैं, वो स्वदेशी की ताल लगातार ठोकते आए हैं, आजकल कारोबार भी कर रहे हैं। तो एक दिन दफ्तर आए तो वो पहले महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ियों में दिखा करते थे, तो रेंज रोवर गाड़ी थी। मैंने कहा अरे बाबा, आप तो रेंज रोवर में घूमने लगे, आप तो मेक इन इंडिया की बात करते थे, स्वदेशी की। बोले अरे ये स्वदेशी तो है, ये भारत में बनती है। मैंने कहा हाँ भारत में तो बनती है क्या भारत की? हिंदुस्तान लेवर तो भारत में पता नहीं कितने सालों से तेल साबुन बना रहा है, जिसके खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं। है तो ये विदेशी कंपनी ना, हम तो असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं। और ये दरअसल मेरा बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का बयान है। वो 19 जुलाई को कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट किया कि क्या आप जानते हैं भारत में बने ज्यादातर टीवी, जो टीवी आप देख रहे हैं, जिसमें आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, 80% हिस्सा चीन में बनता है। मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अब आईफोन का बड़ा जिक्र हो रहा है, भाई स्मार्टफोन हम बना रहे हैं, सबसे बड़ा कारोबार हो गया, 95,000 करोड़ के हम फोन अमेरिका भेज रहे हैं। वो तो आईफोन है, हमारा थोड़ा है, असेंबली तो कर रहे हैं। इससे काम चल जाएगा क्या? और अगर फर्ज करो, अच्छा है कि हम अपना ही बनाया हुआ इस्तेमाल करें, खाएं पिए पहने ओढ़ें, और बाहर वालों का ना इस्तेमाल करें, तो बाहर वाले हमारा कैसे इस्तेमाल करेंगे? फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जो हमारे कपड़े बहुत बड़ा कारोबार है भारत का, नाम है, दुनिया खरीदती है, हमारी चाय खरीदती है, हमारी ज्वेलरी खरीदती है, हमारे जेम्स खरीदती है, वो मना करने लगे तो पॉलिटिक्स तो अच्छी है, राजनीतिक पेशबंदी के लिए बड़ा अच्छा है, पर जमीन पर क्या ये उतर सकता है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ कट्टी फुल एंड फाइनल हो गई है क्या? अब ये दोस्ती नहीं होती दिख रही है क्या? हम अपने स्टार्टअप्स की बात करते हैं, 500 स्टार्टअप से बढ़कर इस वक्त देश में 1,59,157 स्टार्टअप हैं। ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री भी इस बारे में लगातार ताल ठोकते हैं। पर इन स्टार्टअप्स में पैसा कौन लगा रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है? वो सीड मनी जो कहते हैं, वो तो बाहर से आ रही है। अब वो मना करने लगे तो कैसे होगा? ये टेस्ला जो आ रही है, फिर तो टेस्ला आनी नहीं चाहिए। ये मुंबई में शोरूम क्यों खोल दिया? खबरें यह है वॉलमार्ट भी भारत में आना चाह रहा है, स्टारलिंक भी आ रहा है, यानी कि हवाई तरंगे, वो खेल, वो विदेशी आ रहे हैं। तो फिर ये कैसा मेक इन इंडिया है? ये कैसा स्वदेशी है? ये क्या आधा अधूरा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मोदी का संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प स्वदेशी ही विकल्प, और ट्रंप ने तेवर दिखाया, स्वदेशी याद आया। पूरा एक यू टर्न हम लेने को तैयार हैं क्या, जैसा 1991-92 में आर्थिक सुधारों के जरिए हमने लिया था? या हम वापस, एक दिलचस्प बात देखिए दर्शकों, वो सोशलिज्म को उद्देशिका में से समाजवाद को हटाने की बात हो रही है, तो बाजारवाद का तकाजा तो यह है कि हम सबसे दोस्ती यारी करें। यह स्वदेशी की सोच या यह स्वदेशी का नारा लोकप्रिय कब हुआ? 1905 में। पंजाब का जब बंगाल का जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया, तो बहिष्कार, बॉयकॉट आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के जरिए शुरू किया गया। वैसे तो 1716 में महाराष्ट्र में स्वदेशी शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये अब 120 साल बाद स्वदेशी आंदोलन के स्वदेशी होगा भी या राजनीतिक नारा बन जाएगा?
चर्चा में मेरे साथ जेडीयू अहम घटक है एनडीए का, और समाजवादी पृष्ठभूमि से ही ये पार्टी पैदा हुई थी, तो उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं मेरे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, साथ ही साथ दिलीप चेरियन जाने माने इमेज गुरु हैं, पॉलिसी को लेकर अच्छे खासे विचारक हैं, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष किसी परिचय के मोहताज नहीं, और एक बेहद ही खास मेहमान जो लगातार स्वदेशी को लेकर आंदोलित रहे हैं, जागृत करते रहे हैं, नाम ही स्वदेशी जागरण मंच है, उसके राष्ट्रीय सह संयोजक प्रोफेसर अश्वनी महाजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी भाई, कल भी आप थे, कल हम ट्रंप की धमकी, ट्रंप बम की बात कर रहे थे। आज स्वदेशी की जो ये चर्चा है, ये स्वदेशी यकायक जरूरी हो गया है देश के लिए या ये मजबूरी बन गया है? देखिए, स्वदेशी हमेशा से ही रेलिवेंट रहा है। तो 91 में ग्लोबलाइजेशन लहर आई और उस समय स्वदेशी जागरण मंच ने पुनः जन्म लिया, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के नाम पर एक फ्री ट्रेड, अनफेयर ट्रेड के रूप में हमारे सामने रखा गया, लेकिन चीन ने इस प्रकार से डंपिंग करना शुरू कर दिया कि हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए, कॉस्ट से कम बेचना शुरू किया। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा रिवाइव कराने की ज़रूरत है। सरकार ने भी 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया, बात की और शिद्दत से की, लेकिन उसमें एक कमी रह गई कि हमने जो प्रोटेक्शन अपनी इंडस्ट्री को देना चाहिए था, हमारी इंडस्ट्री कोई इनएफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी लागत से 10%, 20% या आधे रेट पर बेचना शुरू कर दे, जैसे पेनिसिलिन जी को उन्होंने $22 की जगह 9 में बेचना शुरू कर दिया, तो हमारी इंडस्ट्री का समाप्त होना सुनिश्चित था। ऐसे में 2020 में एक और ऐसा मोड़ आया जिसमें हमने देखा कि हमारे पास हमारी निर्भरता विदेशों पर इस प्रकार से हो गई है कि ना तो हमारे पास पीपीई किट्स हैं, ना हमारे पास फेस मास्क हैं, हमारी ये तब हुआ था 2020 में, आप 2015 मिस कर गए, 2014 में मेक इन इंडिया का संकल्प लिया गया, उसका क्या हुआ? मैं वही कह रहा सिर्फ नारा था। मैंने कहा ना, हाँ। मैंने कहा कि उसमें एक कमी रह गई कि हमने अपने टैरिफ्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का जो पूरा काम करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। लेकिन 2020 में इसको जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो आप अभी जो बात कर रहे थे कि क्या हम दोबारा से उस जो नेहरूवियन सोशलिज्म है उसकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक रचनात्मक नहीं, स्वदेशी के मायने क्या है? ये स्वदेशी, एक मिनट प्रोफेसर साहब, ये स्वदेशी की यकायक याद कैसे आई? और स्वदेशी की राह पर अगर हम चल रहे हैं तो एक मिनट सुनिए ना प्लीज सर। ट्रंप अगर अपने हित साध रहा है, हम अपने हित साधेंगे, वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है, हम बता रहे हैं 140 करोड़ का देश है भाई, बाजार तुम्हें भी जरूरत है, अच्छा हम बंद कर देते हैं। पर इसमें एक बड़ा पर है, ये अभी कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ प्रधानमंत्री वहां गए, कायर स्टामर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो कसीदे पढ़ रहे थे, फिर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या होगा? अगर हमें स्वदेशी की राह पर चलना है वो तो खत्म, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस बात की? फिर हम इंग्लैंड का माल क्यों लेंगे अगर स्वदेशी इस्तेमाल करना है तो? मैं यही बात कह रहा हूं। हाँ, ऐसा है संदीप जी, मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि स्वदेशी का मतलब ऑटार्की नहीं होता। स्वदेशी का मतलब एक रचनात्मक मुद्दा है जिसके अनुसार हम अपने लिए बनाएंगे, दुनिया भर के लिए बनाएंगे, लेकिन हमारी प्रेफरेंस अपने देश की बनी हुई वस्तुओं पर होगी, शराब अपने आसपास की बनी हुई वस्तुओं पर होगी। शाम का वक्त है, सैटरडे का दिन है,
अश्विनी जी, शराब पुरानी है, बोतल नई। एक बोतल पहले 2015 में नई बोतल में ऐसा पेश नहीं किया है, था और ऐसा अब नहीं है, एक और नई बोतल ले आए। नहीं, ये एक प्रकार का रिवाइवल है सोच का कि अगर हमें अपने देश में अपनी इंडस्ट्री को पुख्ता करना है तो इस प्रकार के जो धमकियां हैं उनको भी दरकिरार करना होगा, जिस प्रकार से डंपिंग है उसको भी दरकिरार करना होगा कर और दिया हमने अपने उद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश फार्मा करनी। में AQI मैं आपको 91% आज भी चीन से आ रहे हैं, जिसको हम चाहे आंखें लाल तरेरते रहे या कुछ भी करते रहे। मैं ये स्मार्टफोन यही जो हम मैं कह बना रहा रहे हूं हैं, कि जो जिसकी ताल संसद में ठोकी जाती है, ये असेंबल इन इंडिया ही है ना अश्विनी भाई। कड़वी लगेंगी बातें कुछ लोगों को। इसी प्रोसेस को रिवर्स, इसी प्रक्रिया को रिवर्स करने की जरूरत है और हम कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं? अपने देश में हम हर प्रकार का उत्पादन कर सकते हैं। हमने दिखाया है दुनिया को, हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बने। कितना फॉरेन उसमें पार्ट है। अरे भाई, महिंद्रा की मैं चलाता हूं, टेस्ला का शोरूम जो खुल रहा है, मैं तो महिंद्रा की भी चलाता हूं, XCV9 बाकायदा ताल ठोक के चलाता हूं। मैं ये रेंज रोवर के बहाने नहीं बनाता कि ये भारत में बनने लगी। हम तो विशुद्ध भारतीय इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ला को भी बुला रहे हैं और स्वदेशी की भी ताल ठोक रहे हैं। थोड़ी राजनीति समझाइए ना सर। ये टेस्ला ने कहा कि आप उसका आयात शुल्क कम करिए। हमने कहा 8,000 कारों से ज़्यादा एक कॉलोनी में पूरी हो जाती हैं। मेरा ये कहना है कि टेस्ला केवल अब यहाँ पर एक टेस्ट कर रहा है, वाटर टेस्ट कर रहा है, लेकिन हमने अपने उद्योग को इतना सुदृढ़ किया हुआ है। हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो किसी भी प्रकार के उसके लिए सक्षम है। और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप फिर मुझे रोकना पड़ेगा, फिर थोड़ी एक कड़वी बात कहनी पड़ेगी। अगर गाड़ियों का आपको पिछले 2 साल का पता है ना, वेटिंग लिस्ट भी कैसी चल रही थी? 108 हफ्ते, यानी कि लगभग 2 साल, क्योंकि वो सुपर चिप्स जो होती हैं सेमीकंडक्टर, वो मिल ही नहीं रहे थे। गाड़ी में जितने कंप्यूटर की चिप्स थी वो चीन से आनी थी। मैं यही आनी थी ना, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। इसीलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। हमें रेयर अर्थ भी चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर्स भी चाहिए, हमें तमाम प्रकार के वो इनपुट्स चाहिए। इसलिए आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भी आएगा, स्टारलिंक भी भारत आएगा, नहीं देंगे। पर आम आदमी को स्वदेशी बताया जाएगा और सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं सर? संदीप जी, हमने वो तो ताल BMW, ठोकी है। मर्सिडीज वही है ना, वो अच्छा, वो स्वावलंबन, सब मेक इन इंडिया है, सब स्वदेशी माल का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ताल ठोक दी है। हमने स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान छेड़ दिया है। पूरे देश भर में उसका आंदोलन चालू है रफाल भी और हम हर जिला में बना रहे उसके हैं। कार्यक्रम हम 8 अगस्त को करने वाले हैं। जी, रफाल भी हम 8 अगस्त को पूरे देश भर में उसके कार्यक्रम करने वाले हैं। स्वावलंबी भारत। नहीं सर, मैं आपकी, देखिए, मैं आपके योगदान की सराहना करता हूं। मैं इस शो पर सराहना कम ही करता हूं। आप लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पर दरअसल ये कि अब स्वदेशी याद आ गया, पूरा स्वदेशी करेंगे। स्वदेशी भी करिए, विदेशों के साथ भी। कदम ताल का जमाना है ना सर। ये आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिक पुश जब आ जाता है तो थोड़ा सा मसला पेचीदा हो जाता है क्या प्रोफेसर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब जागे तभी सवेरा। अच्छा, जब जागे तभी सवेरा। आज हम देख रहे हैं कि अगर ट्रंप मान जाता तो वो सवेरा, तब स्वदेशी की जरूरत नहीं थी। स्वदेशी कहीं कोने में पड़ा हुआ इंतजार करता रहता, मेरा नंबर कब आएगा। वो ट्रंप ने आंखें दिखा दी तो स्वदेशी को बोला, आप तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टार्ट जंपिंग एंड रनिंग। ये संदीप जी, ये पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की बात की है। इससे कई बार पहले भी कर चुके हैं और मेरा ये मानना है कि अच्छा कदम है। हम इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये अच्छी शुरुआत है, आत्मनिर्भर बने ना। ठीक है, और क्यों शुभ मुहूर्त का क्यों इंतजार किया जाए और टाइमिंग पर क्यों सवाल उठाएं? आलोक शर्मा, क्यों देश को स्वावलंबी नहीं होना चाहिए? हम स्वदेशी हो जाएं, हम अपना बनाया हुआ ही खाएं पिए, ओढ़े पहने, इस्तेमाल करें। इससे बेहतर क्या हो सकता है? संदीप भाई, बिल्कुल मैं समझता हूं कि स्वदेशी होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति
स्वयं विदेशी जहाज में चलता हो, विदेशी गाड़ी में चलता हो, चश्मे से लेकर सब कुछ विदेशी इस्तेमाल करता हो, और मशरूम भी सुना है कि विदेश से ही आते हैं जिनको वो खाते हैं। नहीं, उसके बाद फिर ये वो तो आप पेटीएम। आरोप लगाते रहते हैं। 2017 में नहीं, लगाया देखिए, कि प्रधानमंत्री देखिए, मैं फिर मोदी कहूंगा। बुल्गारी चश्मे पहनते हैं। फिर 2019 में कहा कि वो जो चश्मा पहनते हैं वो मेबाक का है, ये जर्मन ब्रांड है, बुल्गारी इटालियन है। घड़ी मोवाडो की पहनते हैं, वो स्विस ब्रांड है। पेन इस्तेमाल करते हैं मोबला का, और कार का आपने जिक्र कर दिया। ये तो आपके नेता क्या इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी? देखिए मुझे लगता है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो स्वदेशी की वकालत करते हैं तो उनको आज सबसे पहले तो बनारस में, जिसको वो क्योटो बनाने वाले थे, वहां के बुनकरों से ही मिल लेते। बनारस के बुनकरों का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। जिस तरह से गलत जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन और नोटबंदी की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। अर्थनीति, विदेश नीति का इनको एबीसी नहीं पता है, और फिर ये बनारस में जाके भाषण देते हैं, पेटीएम की वकालत करते हैं। आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बैठअप इंडिया सबका बता दिया आपने। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं संदीप भाई। 2023 में एक बजट में आया था कि हम 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम। 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे और 20,000 जो है इंटर्न उसमें इंटर्नशिप करेंगे। आज 2 साल हो गए, वो 500 कंपनियां भी कहीं लिस्ट नहीं आई, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। स्टार्टअप्स की आपने बात बताई दी है, असेंबली यूनिट्स की बात आपने बता ही दी है। 20 लाख पासपोर्ट पिछले 10 साल में लोगों ने सरेंडर किए। 1000 पासपोर्ट पर डे के आसपास हिंदुस्तान का व्यापारी सरेंडर कर रहा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री टेस्ला में बैठ के टेस्ला की आपदा में अवसर गाड़ी भी का होता है प्रमोशन ना कर रहे हैं। आलोक शर्मा। स्वावलंबी बने तो क्यों ना बन सके। बिल्कुल बनना आपने तो देश का वो सारा का सारा स्वदेशी जो मंत्र था वो चलाया। जवाहरलाल नेहरू ने 91-92 आते आते आपने वो पटरी की ट्रैक ही बदल दी। देखिए संदीप भाई, उस समय पर ग्लोबलाइजेशन का युग था, और जो ग्लोबलाइजेशन में ओपन इकोनॉमी चाहिए थी, चाहे वो फिर बैंकिंग सेक्टर था, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर था। हमने जहां जहां पर 50% या 51% ग्लोबल इकोनॉमी को ओपन किया, इन्होंने तो 100% कर दिया। जो सरकार चिल्लाती थी डी मार्ट नहीं खुलने देंगे, ये स्वदेशी जागरण मंच वाले लोग ये उस समय पर बहुत चिल्लाते थे कि रिटेल सेक्टर में नहीं होना चाहिए। मोदी जी आए और सबसे पहले इंश्योरेंस में 100% और रिटेल सेक्टर को भी ओपन कर दिया। तो इनकी नीतियां तो कथनी और करनी में तो भूल बिल्कुल सुधार अलग है। कर रहे हैं ना। कोई आंखें दिखाएगा तो बता रहे हैं कि भारत, उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है, वो खड़ा हो जाएगा। नहीं, अगर इनकी वास्तव में इनको था कि भाई स्वदेशी को डेवलप करना है, तो एमएसएमईज को ताकत देनी थी। एमएसएमईज का गला दबा दिया, सेंट्रलाइजेशन और मोनोपोली को बढ़ावा दिया। सेंट्रलाइजेशन और मोनोपोली की हालत यह है कि सब कुछ 1-2 ही घरानों को दे दिया। 2 को दिया था, वो रिलायंस भी मुझे लगता है कि वो ट्रंप की गोद में जाके बैठ गया है। आपने देखा होगा कतर में जो फोटो आया था कि किस तरह से रिलायंस के मालिक जो हैं और पत्नी के साथ ट्रंप से मिले, और वो भी उस समय पर जब हमारी पूरी खींचतान चल रही थी उनसे। जिस समय पर पाकिस्तान से हमारे हालात बिगड़े हुए थे, उस समय पर देश का सबसे बड़ा व्यापारी हमारे आर्थिक आधार पर सबसे बड़े दुश्मन की गोद में बैठा हुआ दिखाई दिया। तो दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार की ना कोई विदेश नीति है, ना कोई अर्थनीति है। आज नोटबंदी देखिए कितना बुरा प्रभाव पड़ा, जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन, पीएसयूज को बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक तरफ वहां पर आप भाषण दे रहे हैं, यही बनारस था जब कहा था कि मैं रेल के इंजन का जो चितरंजन का कारखाना है, रेलवे में कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दूंगा मैं, और सबसे पहले मोदी जी ने किया। आज रेलवे के कितने इक्विपमेंट्स बाहर से आ रहे हैं जरा पता कर लीजिए। रेलवे की तो जमीनें भी बेच दी इन्होंने, और फिर स्वदेशी की बात करते हैं। आप एनसीएलटी लॉ ट्रिब्यूनल है, आप उसमें चले जाइए। हालत ये 1000 करोड़ की कंपनी 20-20 करोड़ रुपए में सरकार और डिपार्टमेंट विभाग की मिलीभगत से बिक रही, 1-1000 करोड़ की। किस तरह से बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से झूठी और बोगस सरकार, इनको अर्थव्यवस्था का एबीसी नहीं पता है। मतलब आज हालत ये है, भारत में चीजें बनाएं, उस पर गर्व करें, ऐसा नहीं करना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल गर्व करना चाहिए, लेकिन जो गर्व करना चाहिए उससे नीतियां तो टोटली अपोजिट है। आप वोकल फॉर लोकल का नारा लगा दें और फिर उसके बाद जहाज में विदेशी में बैठ के घूमें तो बड़ा बुरा लगता है। मनमोहन सिंह जी वोकल को फॉर तो मैंने लोकल अमेरिका में भी वो देखा। सुनने में अच्छा लगता है, नारे गढ़े जा रहे हैं क्या नीरज बाबू? जो आलोक शर्मा कह रहे हैं नारे सुनने में, वो जो मैंने शुरू में कहा, कुछ फील गुड शब्द होते हैं, कुछ बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं कि स्वदेशी अच्छा लगता है सुनने में, वोकल फॉर लोकल सुनने में अच्छा लगता है। माननीय संदीप जी, आपने बहुत ही सार्थक बहस की शुरुआत की। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि नई आर्थिक नीति जब देश के अंदर लागू हुआ, उसके बाद पब्लिक सेक्टर कमजोर होने लगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का कमजोर होने लगा। ये गुनाहगार कौन है, ये तो आप तय करिए। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर देश की जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी वह 1991 के बाद किस स्टेज में आया? और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हम सब लोग लेते हैं, लेकिन स्वदेशी उनका नारा था। उस नारे पर काम करने में जो चुनौतियां हैं, कभी भी हमने पार्लियामेंट में नहीं देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट करने के बाद इसका क्या असर हुआ। कभी पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ। पॉजिटिव या निगेटिव क्या असर हुआ, इसका कोई पता नहीं चलता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि हमारे यहाँ जीविका की दीदियां हैं, वह समाज के कमजोर तबके की है। देश में सबसे ज़्यादा बिहार में है। 80,000 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, पैदा करती है, वो जाकर सुधा डेयरी को देती है। सॉरी, ये अब अगर उनको आप मौका दीजिएगा, आप स्मरण कीजिए कोविड का 19 का दौर आया, बिहार का चनपटिया है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चंपारण की भूमि है, चनपटिया मॉडल आज वहाँ पर कश्मीरी शॉल बन कर करके भूटान, नेपाल, दूसरे जगह जा रहा है। आप अभी जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी पर वो घूमते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी पर घूमते हैं। पटना शहर में जब भी आप देखेंगे मूवमेंट करते, तो इसलिए कि आज की जो नई पर्यावरण की चुनौतियां हैं, तो राजनेता को बाबू उसका जो आप सम्मान बात करना कह रहे हैं चाहिए। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर सुनिए, इसमें वही ये सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर ये कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं क्या? मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, आपने कि भाई सुधा डेयरी का एग्जाम्पल दे दिया। ये होना चाहिए, लोगों को वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, पर इसी सरकार में, सरकार का आंकड़ा है 6 लाख एमएसएमई, नोटबंदी हो या कोरोना हो, उसकी मार के चलते बंद हो गए। वही तो हमारी सप्लाई चेन है, बड़ी मछली तो है। वो असल जो मेहनती हिंदुस्तानी था वो तो कारखाने बंद करके बैठ गया, बैठा हुआ है एमएसएमई सेक्टर। तो स्वदेशी कैसे खड़ा हो जाएगा? मेरा सवाल यही है ना कि इसको में आप 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्लोबलाइजेशन भी आप भारत को हम आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 2, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के तहत, अब पीपी मोड पर सुविधा हम चाहते हैं, और टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। आप मालगुजारी का रसीद कटाइएगा, शिक्षा शेष भी देना पड़ता है। मेरा सवाल यही है कि अगर देश के अंदर में आंतरिक उत्पादन की क्षमता है और उस क्षमता को टटोलने की बात है, भाई खादी कहाँ चला गया था? खादी लोग भूल गए थे, लेकिन आज क्या हुआ खादी पर जब बिहार में काम शुरू हुआ, जी बोला जाए। नहीं नीरज बाबू, क्या हुआ खादी का? क्या हुआ? एक बार चला, वो थोड़ा चलन हुआ, कितना इजाफा हुआ, कितने करोड़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई फिगर नहीं आती सामने। नहीं, वो फिगर नहीं आता, लेकिन आप बिहार में चले जाइए, आप खादी मॉल देखिए या दूसरे जगहों पर जो खादी का हम लोगों ने काम किया है, एक लंबा दौर बंद रहा, बड़ी प्रॉपर्टी उसकी थी। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए नीरज बाबू, मैं ये कह रहा हूं जो बातें आकर्षक लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती, जमीन पर भी तो उतारा जाए ना भाई। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास मंत्रालय के पहले मंत्री भी आप ही के राज्य से आते थे, राजीव प्रताप रूडी। बहुत उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की। कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में 1,76,08,052 लोगों ने उसमें एनरोलमेंट किया कि भाई हमारा कौशल विकास करा दो। हुआ कितनों का? प्रमाण पत्र कितनों को मिला? 1,25,00,000
80,634। नौकरी कितनों को मिली सर? 21,84,565। 21 लाख लोगों को कौशल विकास के जरिए नौकरी दिला पाए 10 सालों में। जमीन पर उतारना होगा ना। लच्छेदार बातें, आकर्षक बातों से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। यही तो सवाल है। जब सुई बनाने से लेकर के मोटर बनाने का काम टाटा कंपनी करेगा, तो स्वदेशी का कैसे उदय होगा? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। मूल सवाल है जिस पर आप हाँ। बहस को ले जाना चाहते हैं जी। और यही बहस होनी चाहिए कि छोटे छोटे उद्योग को कैसे प्रमोट करेंगे हम। जैसे हम लोगों ने बिहार के अंदर बनारस में बुनकरों का ही प्रमोशन कर दीजिए ना। छोटे लीड बाय एग्जांपल। जी, बनारस में बुनकरों का बता रहा ही। हूं। जिसे अभी मान लीजिए, मैं उदाहरण बता रहा हूं संदीप जी। अभी हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, लेकिन यह साथ में यह तय किया कि हम आगामी 3 वर्षों में सोलर एनर्जी से उसको कन्वर्ट करेंगे। चूंकि हम तो बिजली खरीदते हैं, तो अगर बिजली खरीदते हैं और सब्सिडी देते हैं, तो अगर हम सोलर एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो परमानेंट एनर्जी वो आप दे रहे हैं, पर उसमें एक और आंकड़ा, ऐसा टाइम आएगा वो जब विदेशी निवेश की बात आ गई मेरे जहन में, याद आया मुझे, और मैंने 1-2 बार उठाया है आपके सामने। विदेशी निवेश कितना हुआ है सर बिहार में? जब हम स्वदेशी का नारा बुलंद करने लगेंगे, विदेशी क्यों निवेश करेंगे? भारत में करेंगे। अब देखिए, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो बिहार में कहाँ संभव था? बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज 2009 से हम लोग इथेनॉल के लिए मांग रहे थे परमिशन। आज जब परमिशन मिल गया, इस तरह के तो आप देखिए देख लीजिए कितना यूनिट हमारा। ठीक है, आपकी बात सही है। अनुराग भदौरिया पर एक सेकंड, अनुराग भदौरिया पर जब इस तरह से ताल ठोकी जाएगी, तो बाहर देखिए बिजनेसमैन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। इसके बारे में मैं दिलीप चेरियन से और विस्तार में बात करूंगा। पर उन्हें लगे अरे अब ये स्वदेशी की बात करने लगे तो निवेश कौन करेगा? क्या हम बाहर का निवेश इनकार करने की स्थिति में हैं आज की तारीख में? देखिए, आपने एक बात पहले कही थी, मैं उसको दूसरे तरीके से कहता हूं कि पैकिंग नई है, सामान पुराना है। बातें वही हैं, कहने का ढंग तरीका अलग है। वही बातें 2014 से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, यही सब तो हो रहा है। बट क्या सच में हो रहा है? आपको पता होगा सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी थी जिसको कहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दूसरी एक मूर्ति बनी थी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, रामानुजाचार्य की हैदराबाद में। दोनों की दोनों मूर्तियों की मदद चीनी कंपनियों से ली गई थी, दोनों मूर्ति बनाने के लिए। भाई ठेका इंडियन कंपनी के पास था, लेकिन उसका ढलाई का काम चीनी कंपनी को दिया गया था। तो आप सोचिए, जब हमारी मूर्ति में जब विदेशी कंपनी जिनसे मेरा झगड़ा है, दुश्मन नंबर 1 है, उनसे हम मदद ले रहे हैं, तो कहाँ आत्मनिर्भर है भैया? कहाँ स्वदेशी है? जब हमारे सरदार पटेल जी की मूर्ति में हम स्वदेशी नहीं रह पाए, तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें कर रही है। जनता को जिस विचारधारा से डायलॉग आपकी उपज हुई है, तो यही विचारधारा है ना। समाजवादी तो कहते हैं बाजारवाद हावी नहीं होना चाहिए। सरकार उसकी तरफ जा रही है, उस ओर जा रही है, या इशारा कर रही है उस दिशा में जाने की। आपको तो स्वागत करना चाहिए अनुराग भदौरिया। अरे हम तो स्वागत करते हैं ना। आए ना सरकार, गांव के लोगों की बात करे ना। गांव में एक स्टेडियम बना है ना, तो गांव के स्टेडियम जो सैफी में इतना बड़ा स्टेडियम बना है गांव के अंदर में, तो क्या उसमें मैचेस नहीं हो सकते? उसमें गांव के लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर बॉलीवुड के सितारे कितने आते हैं, लेकिन गांव में मैच नहीं हो पाएगा। वहां पर नाच गान ज्यादा होता है कि खेल खिलाड़ी ज्यादा दिखाई देते हैं? अरे मैं आपसे सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, इतना भव्य स्टेडियम जिसमें T20 और वनडे मैचेस बड़ी आसानी से हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 साल में एक मैच उसमें नहीं हुआ। स्टेडियम खराब हो रहा है क्योंकि वो गांव में बना है, इसलिए वहां मैच नहीं होगा। क्योंकि वहां गांव के लोग रहते हैं, इसलिए मैच वहां पे नहीं होगा। अरे कमाल की बात है। हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन गांव में लोग रहते हैं, वो तो हमारे देश की आत्मा है। हिंदुस्तान की आत्मा तो गांव में बसती है। तो फिर गांव के लोगों के लिए वहां पर क्रिकेट मैच क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछना चाहता हूं। स्टेडियम बना खड़ा हुआ है, मतलब सारी चीजें शहरों में होंगी। जो चीजें शहरों में होती है, इसके मतलब इनकी मानसिकता यही होती है कि गांव का आदमी उन्नति नहीं कर पाए।
तो वो तो अब गांव की बात करने लगे ना, गांव के लोगों की बात गांव नहीं की कर रहे तो हैं। गांव बात के कर लोगों रहे के लिए हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना कहाँ कर बहा रहे हैं? है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा, हर नागरिक स्वदेशी का प्रचारक बने। इसके मतलब क्या है? तो मैं कहता हूं लोकल फॉर वोकल हो जाओ ना, उस स्टेडियम मैच करवा दीजिए। कल इतने मैचेस होने वाले हैं, लोकल फॉर वोकल हो जाइए। इतना अच्छा लोकल फॉर वोकल हो सकता है क्या? इतना बड़ा अच्छा स्टेडियम बना है, इससे अच्छा कोई लोकल फॉर वोकल होगा? आप बताइए। आप कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की बात करते थे, हम कह रहे इतना शानदार स्टेडियम बना है, उस प्रोडक्ट जो उतना बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इस्तेमाल कीजिए। क्यों नहीं करते भाई? इसके मतलब ये राजनीति करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्टर सिर्फ राजनीति नानक करना सिंह जानते हैं, हैं चाहते नहीं है कि राज, समाज का हमारे व्यक्ति दर्शक उन्नति कर मुरादाबाद से, वो कह रहे हैं भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे रहे हैं, बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात स्वदेशी की ही करेंगे। देखिए, आपने भी देखा है, आपने सारी चीजें गिना दी। ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पे विदेशी सामान इस्तेमाल ना हो रहा हो। ऐसी कोई फैक्ट्री यहां नहीं लग रही जहां विदेशी चीजों का इस्तेमाल ना हो रहा हो। आपने कहा है मेक इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। बिल्कुल सही बात है, राहुल assembly तो गांधी कर ने रहे कहा हैं, ये। और बाद बाकी सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेडिसिन को नहीं, मेडिसिन को आपने देखा कि मेडिसिन के हमारे जो रॉ मटेरियल है ज्यादा चाइना से आता है। 75% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो आप बताइए, हम अपने आप को अगर इसी तरह के ये बातें 2014 से तो चल रही है ना। अगर 14 से इन्होंने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी स्वरूप अभिनंदन है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कि एक गोरे ने गांधी जी के स्वदेशी नारे की याद दिला दी सरकार को। तो सरकार सिर्फ नारों की तो याद दिला रही है, काम कहां कर रही है? वही तो कह रही है, बातें करने वाली सरकार है, काम करने वाली नहीं है। हम आप लोगों को सपना देने वाली सरकार है, हमारी भावनाओं से खेलने वाली सरकार है। ये सपना क्यों ना हो, ये सपना तो किसी को भी देखना चाहिए कि भाई स्वदेशी हो, स्वदेशी को मान सम्मान मिले। पर दिलीप चेरियन इसके, और क्योंकि आप एक जाने माने इमेज गुरु भी हैं, पॉलिसीज को लेकर आपकी अच्छी खासी पकड़ है देश में। ठीक है, गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम चर्चा करते रह सकते हैं, पर ये जो मैसेजिंग, जो ये इमेजिंग हो रही है कि भारत अब स्वदेशी की तरफ जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल पॉलिटी और ग्लोबल बिजनेस के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? इसको कैसे रीड किया जाएगा? देखिए संदीप जी, इसमें ना पॉलिटिक्स है, ना कांग्रेस या बीजेपी का बात है, ना शहर का बात है, ना गांव में रहने वालों का बात है। दो चीजें हमें समझना पड़ेगा। एक, इंडियन जो कंज्यूमर है वो किस तरफ आकर्षित हुआ है, या मोदी जी के नारे से लोग उस तरफ जाएंगे कि नहीं, वो समझना पड़ेगा पहले। दूसरी चीज, आपने रेफर भी किया था कि जब ग्लोबल कैपिटल आता है, ग्लोबल कैपिटल स्टेबिलिटी चाहता है, बिल्कुल एक दिशा में जाने का कंट्री में वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि ट्रम्प के 25% टैरिफ के बाद इंडिया का एक नया कोई स्पिन चलाने शुरू किया, तो उनको घबराहट इस चीज की होगी कि ये पॉलिसी कितने दिन चलेगा। अगर हम जमीन में इन्वेस्टमेंट किया तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आगे जाके। और तीसरी चीज जो हम हर वक्त भूल जाते हैं कि अभी जो असेंबल इन इंडिया हो रहा है, वो असेंबल इन इंडिया में प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन जो कंपोनेंट्स है वो पिछले 10 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो फॉलो करना था, जो विदेशी जो इक्विपमेंट है उनको सब्स्टिट्यूट करना था, जो हमने संकल्प लिया था, मैं वही बात मैंने पहले भी बोली दिलीप, कि 2015 में हमने मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान, उसका पुट जीवीए में 25% तक जाए, कहां गया? वो तो और घट ही गया है। हमने कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग में किया नहीं, और ऊपर से एमएसएमई की तो कमर टूट गई है ना। 6 लाख यूनिट तो बंद हुई है ना। आप संदीप जी मैन्युफैक्चरिंग का तो छोड़ ही दो, एडिबल ऑयल्स पे हमारा कंप्लीट रिलायंस बाहर के देशों पे है। जो जिस देश में ऐसे बड़े कंजम्पशन आइटम्स
स्मार्टफोन हो, ड्रोन्स हो। ड्रोन्स में डिफेंस के बारे में नहीं कह रहा हूं, ड्रोन्स अभी हर इंडस्ट्री में आ रहा है। तो अगर हमारा सारा कंपोनेंट्स हमारा नहीं है और मेजॉरिटी जो है वो असेंबल करके कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा होगा। और स्लोगनियरिंग से लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन भी होगा और उनको इनसिक्योरिटी भी होगा। मेरा डर ये सवाल है कि एक इंडियन सेकंड कंज्यूमर दिलीप एक सवाल है। राजेंद्र परमार हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं स्वदेशी सिर्फ नारेबाजी तक सीमित है। जो पार्टी स्वदेशी पर उपदेश देती थी वो 11 साल से विदेशी निवेश को ही बढ़ावा दे रही थी और उसकी ताल ठोकी जा रही थी। मतलब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, एक विरोधाभास है। कॉन्ट्रडिक्शन तो है। और संदीप, ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है कि अभी जो नए पीढ़ी के, आपके जनरेशन के बाद वाले 3 जनरेशन्स लीजिए, तो वहाँ उनका जो मेन इंडोक्ट्रिनेशन है, उनका जो मेन ध्यान है वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स पे है, ग्लोबल ब्रांड्स पे है। ग्लोबल ब्रांड्स के नाम वो जानते हैं, इंडियन ब्रांड्स के नाम वो जानते नहीं है। तो कैंपा कोला जो इंडियन ब्रांड है अब रिलायंस के हाथ में आके वापस आ चुका है। नहीं, उसमें भी एक कंफ्यूजन है ना। मैंने इसीलिए पेप्सी और कोक के बारे में योग गुरु का जिक्र किया। वो रेंज रोवर में घूम रहे थे, मैंने कहा अरे विदेशी गाड़ी चलाने लगे, आप तो स्वदेशी की बात करते थे। कि नहीं, अरे संदीप भाई अब तो ये भारत में बन रही है। भाई मैं महिंद्रा की XUV 9e चला रहा हूं, वो है ना विदेशी, वो है ना स्वदेशी। रेंज रोवर तो है ना विदेशी, या यहां बनाने लगे है कंपनी विदेशी, फिर तो हिंदुस्तान लीवर पर आपको पेट में दर्द क्यों होता है? वो तो कितने सालों से, आजादी से पहले से ही भारत में बनाने लगे थे। और एक और चीज है संदीप जी, अगर हम एक ही स्लोगन पे निर्भर करें तो कुछ नहीं होने वाला है। ये जो इस वक्त हम हिस्ट्री को भी रीराइट करना चाहते हैं, हम तो essentially that is bad स्पेस economics में भी भेजना चाहते हैं। इतने ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हम ये जो आत्मनिर्भर होने का जो उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड पब्लिक एफर्ट होना चाहिए, उसी फोकस पे सारा काम अगर किया जाए तो शायद 10 साल में चेंज हो सकता है। कहने और करने में, कथनी और करनी, पिछले जो फेवरेट फ्रेज था अटल बिहारी वाजपेयी का, उसमें सामंजस्य नहीं है। ये कुछ इशारा कर रहे हैं दिलीप चैनी। देखिए संदीप, सबसे पहले तो मैं जो हमारे समाजवादी मित्र हैं मैं उनसे माफी चाहता हूं। समाजवाद को लपेट के समंदर में फेंक देना चाहिए। क्यों भाई, हम 1947 से लेकर 1991 तक समाजवाद का ही तो पालन कर रहे थे ना। कहां था देश, किससे कंपीट कर रहे थे? हमारी आर्थिक प्रगति कब हुई? जब 1991 के बाद हमने अपने मार्केट को खोला। हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हम ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपीट कर सकते हैं। आज की तारीख में जब हम समाजवाद की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो हम हिंदुस्तान को 1947 के पहले के देश में ले जाना चाहते हैं। देखिए, हमें सवाल पूछना चाहिए कि चीन कैसे इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के अंदर बना। हाँ, जब देंग ज़ियाओपिंग ने मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर डंपिंग ग्राउंड क्यों तब्दील हो गए? डंपिंग ग्राउंड जब देंग ज़ियाओपिंग ने माओ के बाद लीडरशिप अपने हाथ में ली तो उन्होंने 2 मंत्रालय अपने हाथ में लिए। कौन सा? हमारे यहाँ जिसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। देंग के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट था कि जब तक नॉलेज को मार्केट के साथ हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जब तक नॉलेज और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेके नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बड़े पैमाने पर चाइना की अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी यूनिवर्सिटीज को बहुत जम के उसको प्रमोट किया। अपने छात्रों को अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भेजा, वहां से नॉलेज ग्रहण करके आए और उसके बाद अपने देश में उसका इस्तेमाल किया। आप मुझे बता दीजिए, हमारे यहाँ आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज का जो हाल है, जो नॉलेज सिस्टम का हाल पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा। और स्वदेशी जागरण मंच वाले कहते हैं हम रोजगार की बात कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने युवाओं को। बहुत ही वैलिड सवाल है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं, और कौशल विकास के नाम पर अगर आप कोई परियोजना शुरू भी करते हैं, एक योजना, संदीप, तो 18% लोगों को नौकरी दे पाते। पूरी दुनिया को मालूम था AI आ रहा है। हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी में AI को लेकर जो प्राइमरी रिसर्च हो रहे हैं? आज की तारीख में हमारी हालत यह है कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। राजीव बजाज का इंटरव्यू पिछले दिनों छपा था इकोनॉमिक टाइम्स में। वो रो रहे थे,
वो कह रहे थे पिछले महीने में हमारा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरी तरीके से ठप हो गया। नहीं नहीं, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, इसमें पोस्चरिंग में दर्शकों देखिए, स्वदेशी अच्छा है और होना चाहिए, पर कदम ताल का जमाना है, सिनर्जी का जमाना है, वसुदेव कुटुंबकम है। अब हिंदी का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, मैंने कई कार्यक्रम भी किए, पोल पट्टी भी खोली है सब नेताओं की, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपको कह रहे हैं हिंदी पर जोर दीजिए, और हिंदी पर जोर ऐसा दिया गया मध्य प्रदेश में, वहां MBBS हिंदी में कराएंगे जी, वो कोर्स शुरू हुए, एक भी छात्र एनरोल नहीं हुआ उसमें, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। एक चीज खाली आप ध्यान दीजिए, हाँ, IIM पे हमने फोकस किया, आज दुनिया के टॉप कंपनीज के CEOs इंडियंस हैं। एग्जैक्टली। वो कैसे हो गया? कैसे हुआ? हमने अगर अपने नॉलेज सिस्टम पे फोकस किया होता, हमने अपने नॉलेज सिस्टम को इंडस्ट्री से जोड़ा होता और हमारी इंडस्ट्री में R&D पे फोकस किया गया होता। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, हमारे बहुत साथी हैं, दिलीप चेरिया ने खड़े बैठे हुए, बता दीजिए अंबानी और अडानी ने कौन सा ऐसा ग्लोबल ब्रांड क्रिएट किया जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन उन्होंने किया है? मैं एक सवाल पूछता हूं, आप फेसबुक से नाराज हो सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट से नाराज हो सकते हैं, आप एप्पल से नाराज हो सकते हैं, इन सब लोगों ने ग्लोबल ब्रांड्स क्रिएट किए। भंवर चौधरी हैं, बीकानेर वासी, कह रहे हैं नए पुल गिर रहे हैं, नई सड़कें धंस रही हैं, जर्जर स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर बनने चले हैं। और आत्मनिर्भर का हाल ये है, आपने जिक्र किया 2014 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग में GDP कंट्रीब्यूशन कितना था? 17% के आसपास, 17-18% के करीब। आज कितना है? उतना ही है। हाँ, नहीं 16। वो और हम लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हम स्टैंड अप इंडिया कर रहे हैं, हम सिट डाउन इंडिया कर रहे हैं, सिर्फ नारेबाजी। तो जब नारेबाजी पे देश चल रहा है तो स्वदेशी का एक नारा और दे दीजिए। हम खुद हम कपड़े पहनेंगे विदेशी, पेन पहनेंगे विदेशी, गाड़ी पे चलेंगे विदेशी, और लेकिन हिंदुस्तान, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, लेकिन हिंदुस्तान का जो गरीब है वो बेचारा, अभी जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे थे, मुझे बता दिए 20 साल का वक्त क्या किसी देश की या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का होता या नहीं होता? पिछले 6 साल में बिहार के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 1682 करोड़ है। हाँ। शर्मनाक है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी न तो बीजेपी लेगी, न इसकी जिम्मेदारी आरजेडी लेगी, न इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेगी, और बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। तो कैसे होगा? मैं खुद कहता हूं पहला फोकस होना चाहिए हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जबरदस्त तरीके से जो आज का जो घालमेल चल रहा है विचारधारा के नाम पे, जड़ों को मजबूत करने के बजाय वो नींव पहले खोदने की तो बनाइए, पहले बेस बना नहीं रहे। हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ना हमारे पास वर्कफोर्स है, ना ट्रेंड लेबर है, ना हमारे पास वो आइडियाज हैं। संदीप, आखिरी बात, चाइना ने दिखा दिया कि अगर आप R&D में फोकस करेंगे तो हम USA को पटक देंगे। AI उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, डीप सीक उन्होंने बनाया, अमेरिकन ने $1 बिलियन खर्च किया, उसका 100 में 6 मिलियन डॉलर पे उसने क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला की हालत खराब है, BYD ने हालत खराब कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज इंडस्ट्री को जोड़ा, R&D पे फोकस किया। हम खाली नारेबाजी कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और विदेश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। स्वदेशी की ताल ठोक आप दुनिया में ये ट्रंप ने तेवर दिखाए तो हम स्वदेशी की राह पर निकल पड़े। आप प्रोटेक्शनिज्म के रास्ते पर हो। दुनिया की कोई इकोनॉमी प्रोटेक्शनिज्म पे आगे बढ़ ही नहीं सकती, न बढ़ी है कभी। ये दुनिया का आप तो ये जो हम आज, दूसरी बात क्या है, आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, आप सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी जो छोटी इंडस्ट्रीज उनका कोई माई बाप नहीं। शेप्ड रिकवरी वो तो एक अपने आप में समस्या है। तो स्वदेशी अपने आप में ये कोई बुरी चीज नहीं है, और स्वदेशी का नारा बुलंद किया जाना चाहिए, पर नारा अपने आप में आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। और यह कदमताल जरूरी है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, और राजनीतिक तौर पर यह अच्छा है नारा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है क्या, इसके बारे में आप जरूर सोचिए। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।